अब मैंने बिलीव तो कर लिया कि मैं बाइसिकल चला सकता हूँ, राइट, बट मैंने बाइसिकल चलाई नहीं, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो अपने बिलीफ को तो आपको ये समझना है कि जो दूसरा स्टूडेंट है, हो सकता है उसकी तैयारी आपसे कम है लेकिन कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा है। आपने पढ़ाई उससे ज्यादा करी है, आपने तैयारी उससे ज्यादा करी है। स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज, है ना, आपका बॉडी पोस्चर, साथ साथ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, आज मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आएगा। आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपकी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, जिससे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। लेकिन अगर एनर्जी बिखर गई, एनर्जी कैसे बिखरती है? वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेम्स, बिंज वॉच, हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं, आपका दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आप में से किसी का दिमाग बीटा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, किसी का अल्फा पे काम करता है, किसी का थीटा पे काम करता है। जब आपका बीटा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है तो आपका स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब आप अल्फा स्टेट में आते हो तो आप काम एंड कंपोज स्टेट में आते हो, और पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी स्टेट। अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं तो डीप वर्क करके एक बुक है जो पूरी फोकस पे बात करती है। एक और बुक है, किसी भी चीज के लिए नहीं बोलना, कोशिश जरूर करनी है। कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, कुछ एवरेज होंगी, कोशिश नहीं छोड़नी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट जो हमेशा बोलते थे कि ना मैं 10 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, 10 मिनट से ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन जाता ही नहीं है। जब हमने उसे बोला पोमोडोरो टेक्निक करने के लिए, फोकस बढ़ा, एफर्मेशन बढ़ी। जहां पहले 10 मिनट पढ़ाई होती थी, वहां अब किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस की कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने बिलीफ को एक्शंस में दिखाना। अब मैंने बिलीव तो कर लिया कि मैं बाइसिकल चला सकता हूँ, राइट, बट मैंने बाइसिकल चलाई नहीं, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपने जब भी एग्जाम दिया होगा, चाहे बड़े लोग हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने गए ना, अपनी लाइफ में आपने कोई भी एग्जाम दिया, कई बार जैसे ही आपने एंटर किया और एग्जाम लिखना शुरू करा, हुआ क्या? साथ वाली सीट पे किसी ने एक और कॉपी मांग ली। हुआ ऐसा? मैंने तो अभी लिखना ही शुरू किया था, मेरी एक कॉपी फिनिश भी नहीं हुई और दूसरे ने जल्दी से एक कॉपी मांग ली, उसने दूसरी कॉपी फिनिश करके तीसरी कॉपी मांग ली। तो वहां क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस हिलता है ना। तो हमें हमारा वो कॉन्फिडेंस भी लोगों को देख के हिलता है। तो अपने बिलीफ को तो आपको ये समझना है कि जो दूसरा स्टूडेंट है, हो सकता है उसकी तैयारी आपसे कम है लेकिन कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा है। आपने पढ़ाई उससे ज्यादा करी है, आपने तैयारी उससे ज्यादा करी है, आपकी रिवीजन उससे ज्यादा है लेकिन कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा है। हो सकता है उसने 4 लाइनें छोड़ के लिखा हो और साइड में भी स्केलिंग कर दी हो, शीट बची कितनी सी, इतनी सी बीच में बची, और दूर दूर करके लिखता हो, मैं लिखती थी, पॉसिबल है, इसलिए उसने शीट जल्दी मांग ली। तो आपको क्या समझना है कि कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। अब स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ये समझते हैं। नंबर 1 सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज, है ना, आपका बॉडी पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। आपके हॉर्मोन्स जो इंटरनल होते हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज प्रिपरेशन और विजुअलाइजेशन, ओके। तो जब भी स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन से पहले विजुअलाइज करते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे आज भी अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन दी है या कोई इवेंट किया है मैंने 1%, ओके, तो मैं पहले जाने से पहले मैं विजुअलाइज करती हूं कि कौन मेरे सामने बैठे होंगे, मुझे किनको समझाना है, किनको सिखाना है, क्या सिखाना है। मैं जब भी सुबह मेरा एग्जाम होता था उस दिन मैं विजुअलाइज करके जाती थी कि ओके आज मेरा इस चीज का एग्जाम है और मैं बेस्ट लिख के आऊंगी, एंड थैंक यू भगवान जी मुझे सारे जवाब आते हैं, ठीक है। आते कम थे वैसे उस टाइम पे, फिर बाद में तो मैं अच्छी इंटेलिजेंट हो गई, पहले नहीं आते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे विजुअलाइज करना शुरू किया, कॉन्फिडेंट बनना शुरू किया ना। तीसरा स्मॉल विंस, है ना, छोटे छोटी चीजों में जब आप जीतो सेलिब्रेट करो, यस आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूं। छोटे छोटे टास्क, आप कुछ भी करो, आपको होमवर्क करना है, आपने 1 गो में होमवर्क फिनिश कर दिया, सेलिब्रेट मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। आपको कोई चीज करना नहीं आता, आपने वो कर दी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नाउ दूसरी एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हो, एक और एक्सरसाइज, दैट इज मिरर एक्सरसाइज, है ना। तो आपको जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो आपको जोर से बोलना है खुद को देख के, है ना। गर्ल्स करती है ना,
मिरर में खुद को देख के, वाओ आई एम लुकिंग सो प्रिटी, है ना? यू डू दिस, बॉयज को भी करना है, वाओ आई एम लुकिंग सो हैंडसम। और इसके साथ साथ ये तो हो गई प्यारी वाली एफर्मेशन, इसके साथ साथ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, आज मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आएगा, आई एम एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। तो जो इंसान आपके सामने खड़ा है उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको ये पॉजिटिव लाइनें जरूर बोलनी है, अच्छे से कर सकती हूं मैं। ओके, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो ये बहुत जरूरी है। आप में से बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, ओके, इनके बारे में सुना होगा, वापस से शेयर करती हूँ कि जो थॉमस एडिसन थे ना, है ना, सो थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था, उनको पता है कितनी बार फेलियर मिला? 1000 टाइम। लेकिन उन्हें बिलीव था कि एक दिन मैं बल्ब जरूर बनाऊंगा, मैं कर लूंगा। तो पता है उन्होंने क्या बोला? आई हैव नॉट फेल्ड 1000 टाइम्स, मैं फेल नहीं हुआ 1000 बार, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग समझो कि बल्ब कैसे नहीं बनेगा, इसके लिए मैंने 1000 तरीके निकाले। अगर उनका बिलीफ नहीं होता तो आज दुनिया में लाइट होती, बल्ब होता? नहीं होता ना। फिर सोचो हम कैसे करते। और कॉन्फिडेंस के बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फोकस। ओके, अगर ये चीज वीक है पूरा सिस्टम हिल सकता है। सिंपल भाषा में आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपकी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए, जैसे ही आपका फोकस हिला, आपका सब कुछ हिल जाएगा। तो हमें ये समझना है कि फोकस को बनाते कैसे हैं, फोकस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और एक स्टूडेंट अपना फोकस कैसे डेवलप कर सकता है ताकि वो एग्जाम में अच्छा करे, करियर में अच्छा करे, अपने ड्रीम्स अचीव कर सके। अब ये समझते हैं फोकस क्या है। तो फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करना। आप में से बहुत लोग जब वीडियो गेम खेलते हैं, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है कि ये नहीं जाना चाहिए। ओके, यू आर लाइक बिल्कुल इधर, आपके इधर पानी रखा जा रहा है, मम्मा दूध रख गई है, या मम्मा ने पानी रख दिया, शेक रख दिया, कुछ भी रख दिया, आपका फोकस एकदम क्लियर होता है कि नहीं, मुझे अभी ये लेवल अचीव करना है, अगर मेरा ध्यान जरा सा भी हटा मैं ये गेम हार जाऊंगा। सिमिलरली फिजिक्स में भी एक सिंपल एग्जांपल है। फिजिक्स का एग्जांपल क्या है कि आपने देखा है अगर सूरज की रोशनी आती है और अगर एक जगह मैग्नीफाइंग ग्लास हम लगाएं और उस पॉइंट को कंसंट्रेट करें तो क्या वहां पे आग लग सकती है? नीचे अगर पेपर रखा हो तो लग सकती है ना। बट अगर हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को हटा दे तो क्या होगा? जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमें भी ये क्या समझना है कि हमारी जो एनर्जी की जगह है ना, फोकस है, जिससे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। लेकिन अगर एनर्जी बिखर गई, एनर्जी कैसे बिखरती है? वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेम्स, बिंज वॉच, है ना। तो अगर ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आए, नेगेटिव थॉट आए, तो इससे क्या होगा? रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि आपका अगर फोकस्ड कंट्रोल है, आपका अपना फोकस अगर जगह पर है, तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? बहुत सिंपल। हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं, आपका दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आप में से किसी का दिमाग बीटा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, किसी का अल्फा पे काम करता है, किसी का थीटा पे काम करता है। जब आपका बीटा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है तो आपका स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब आप अल्फा स्टेट में आते हो तो आप काम एंड कंपोज स्टेट में आते हो, और पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी स्टेट अल्फा स्टेट है। जब आप थीटा स्टेट में जाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी और मेमोरी ज्यादा शार्प होती है, आप ज्यादा प्रेजेंट में होते हो। इसकी वजह से क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 2, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है? ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जहां से आप डिसीजंस लेते हो, जहां से आप फोकस हैंडल होता है, जहां से। अब उसको हैंडल करने का तरीका क्या है? हैंडल करने का तरीका ये है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे होनी चाहिए। कई बार आप क्या करते हो, आपने किताब तो खोली, यहां नोटिफिकेशन आया, यहां फोन की लाइट जली, पीछे दरवाजे पे कोई आया, वहां पे बाहर टीवी चल रहा है, यहाँ पे किसी के गाने चल रहे हैं, और आप अपने नोट्स लेके बैठे हो, तो आपका जो फोकस है वो 40% नीचे गिरता है और मोर देन दैट। तो आपको वो नहीं करना है, आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना। जब भी आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, आपका फोकस 100% कॉन्सेंट्रेशन एक जगह होना चाहिए, वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अटेंशन। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक टास्क से दूसरे टास्क पे आप जंप करते हो,
ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप एकदम से जंप करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, लेकिन जब आप एक टास्क करते हो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हो फिर दूसरा टास्क करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। करेक्ट है। तो आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी ये रिसर्च हुआ है कि जो मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स थे उनका टेस्ट लिया गया, तो जो मल्टीटास्किंग स्टूडेंट थे उनकी जो मेमोरी थी और जो फोकस था वो दोनों लो थे, और जो एक बार में एक टास्क कर रहे थे उनका जो रिजल्ट था वो स्लो था लेकिन अच्छा था। यू गेटिंग इट? तो हमें क्या समझना है कि ह्यूमन माइंड जो है ना वो 47% ही वेकिंग आवर्स में होता है, मतलब आधा ही होता है प्रेजेंट में। आप में से बहुत लोगों ने अभी भी अच्छे से कुछ पार्ट सुना होगा, कुछ पार्ट में आपका फोकस हिला हुआ है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जल्दी से फोकस वापस लाओगे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वापस से मोबाइल और मोबाइल नोटिफिकेशंस, है ना। कुछ बच्चे स्माइल कर रहे हैं क्योंकि पता है मोबाइल बहुत मांगते हैं या बहुत हाथ में रहता है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन गेम्स जो आप खेलते हो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। तीसरा डिस्ट्रैक्शन प्रेशर, मम्मा का, पापा का, टीचर का, दोस्तों का, ट्यूशन टीचर का, सबका पीयर प्रेशर। और एक डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? नेगेटिव सेल्फ टॉक, है ना। कई बार आप ट्यूशन से घर आते वक्त वाला जो रास्ता होता है ना उसमें भी आप खुद से सेल्फ टॉक करते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, आज का सवाल मुझसे हुआ ही नहीं, आज की थ्योरम मुझसे सॉल्व ही नहीं हुई, आज के रिवीजन मैंने जो टारगेट किया था वो हुआ ही नहीं। आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते हो। करेक्ट है। एंड लास्ट इज नेगेटिविटी और लेथार्जिक टाइम, अभी बाद में करूंगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है, थोड़ी देर में, अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं। इस चक्कर में भी आप बहुत बार चीजें मिस कर जाते हो। आप सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आता है फोन में और आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। आपको पता है वापस आने में कितनी देर लगती है? कम से कम 20 से 23 मिनट लगते हैं आपको वापस से उस फोकस पे आने पे। तो आप सोचो, ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का गैप बनाती हैं। एक मैसेज आया या दोस्त ने बोला खेलने चलते हैं और एकदम से आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ, आपको वापस उस बुक में आने में, पढ़ाई करने में आपको 20 से 23 मिनट लगते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फोकस से चीज को करना, आपको उसके छोटे छोटे आप ब्रेक कब लेना है, कैसे करना है, कैसे चीजें करनी है, वो आप प्लान कर सकते हो। एक चीज करो, अच्छे से करो, 100% अटेंशन देके करो, रादर देन मल्टीपल चीजें। मैं गाने भी सुन लेता हूं, मैं YouTube भी चला लेता हूं, मैं Netflix भी चला लेता हूं, मैं गेम्स भी खेल लेता हूं और मैं होमवर्क भी कर लेता हूं, मैं एग्जाम की तैयारी भी कर लेता हूं, ठीक है। तो वो नहीं करना है। अगर बड़े लोग आप में से जो हैं, अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो डीप वर्क करके एक बुक है जो पूरी फोकस पे बात करती है, आप वो बुक अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो वो किताब कहती है फोकस इज द न्यू IQ। 21st सेंचुरी में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा IQ क्या है, दैट इज फोकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बुक है एटॉमिक हैबिट्स, वेरी गुड बुक। जब हमने अपना RBC का चैनल शुरू किया था तो वन ऑफ द वेरी स्टार्टिंग बुक जो हमने बनाई थी दैट वाज एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। बहुत अच्छी बुक है, ओके। तो आपको वो फोकस का जो सिस्टम है वो सारा समझ आती है। अब प्रैक्टिकल हैक्स स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकते हैं? नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो, ओके। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। इस वाली टेक्निक से आप अपना फोकस और रिटेंशन दोनों बढ़ाते हो। दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, मतलब फोन को रखो साइलेंट मोड पे, स्टडी टाइम के टाइम पे साइलेंट मोड पे रखो, एयरप्लेन मोड पे रखो, ठीक है। अपना जहां आप बैठते हो वो एनवायरनमेंट सेट करो और तब पढ़ाई करो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मतलब एक बहुत फनी चीज बता रही हूँ, ट्राई मत करना बट जस्ट शेयरिंग विद यू, ठीक है। तो जब हमने अपना चैनल शुरू किया, हमने जब अपना ये RBC का, आप में से कितने लोगों ने हमारा बुक समरी चैनल देखा है? रीडर्स बुक्स क्लब का बुक समरी चैनल देखा है ना। तो जब हमने RBC का चैनल शुरू किया तो उस टाइम पे हम वीडियोस बनाते थे। अमित सर यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोस, मैं उसको एनिमेट करती थी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पे करके हम उसको अपलोड करते थे। ऐसे बनती थी हमारी एनिमेटेड वीडियो। आपको पता है एक टाइम ऐसा था जब हम इतनी वीडियोस बना के हम चैनल्स पे डाल रहे थे, इतनी सारी, कि पता है हम क्या करते थे? सुबह वापस से फनी है, शेयर कर रही हूँ, कर मत देना घर में, ठीक है। और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि जो डोर बेल होती है
ठीक है, उसकी वायर्स निकाल के रख देते थे ताकि कोई भी आके डोरबेल ना बजाए। अब कोई रिश्तेदार आए वापस जाएगा, कोई कुरियर आए वापस जाएगा, कोई भी आए पड़ोस से वापस जाएगा, हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमने ऐसे वीडियोस बनाई हैं, लिटरली ऐसे बनाई हैं एक टाइम पे कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हम एक ही घर में रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। हम वीडियोस जब हमने स्टार्टिंग किया था वीडियोस, हम क्या करते थे, हम सुबह उठते थे, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद अमित सर अपने रूम में, मैं अपने रूम में काम करते थे। 11 बजे एक ब्रेक लिया कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए, ब्रेक लिया, वापस से 10 मिनट्स बैठे, वापस अपने रूम में चले गए, फिर अपना अपना काम किया, फिर लंच पे मिले। एक ही घर में रहते हैं हम, फिर हम लंच पे मिलते थे, फिर हम मजे से लंच करते थे दोनों, हाफ एन आवर निकाल के, उसके बाद हम वापस से चले जाते थे। फिर तो ऐसे आज वो चैनल इतना बड़ा हो गया ना, आज वो इतना अच्छा हो गया ना, बट हमने ये भी किया है। तीसरा इज एक टाइम पे एक काम, मतलब थर्ड इज सिंगल टास्किंग। नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ नोट्स बनाओ, और रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ रिवीजन करो, कुछ और नहीं करो। ओके, नंबर 4 इज 3 सेकेंड फोकस रीसेट। अगर लगे कि अरे बाप रे दिमाग कहीं और चला गया, ठीक है, तो सिर्फ 3 सेकेंड्स आपको डीप ब्रीथ लेनी है और वापस काम पे लग जाना है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके ब्रेन को ये समझाती है कि ओके अब मुझे वापस से प्रेजेंट में आना है, तो जल्दी से डीप ब्रीथ लो और वापस से अपने काम पे आ जाओ अगर लगे कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। नंबर 5, माइंडफुल ब्रेक। हर 1 घंटे के बाद 2 से 3 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करो। किसी से बात नहीं करना, किसी से भी। आपने 1 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, 2 मिनट सिट इन साइलेंस, चुपचाप आंखें बंद करके खुद के साथ। ये आपको रिचार्ज करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फोकस और एलओए कनेक्शन का क्या मतलब है? जहां भी आपकी एनर्जी जाती है वहां अटेंशन आती है। वो कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ठीक है, एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां पे आपकी अटेंशन होती है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ओके, आप क्या अट्रैक्ट करते हो? कंफ्यूजन, स्ट्रेस, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं। लेकिन जब आप अट्रैक्ट करते हो क्लैरिटी, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, तो वो पॉसिबल लगता है। यही है बिलीफ और मैनिफेस्टेशन के बीच का ब्रिज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे याद है एक स्टूडेंट जो हमेशा बोलते थे कि ना मैं 10 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, 10 मिनट से ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन जाता ही नहीं है। जब हमने उसे बोला पोमोडोरो टेक्निक करने के लिए, फोकस बढ़ा, एफर्मेशन बढ़ी। जहां पहले 10 मिनट पढ़ाई होती थी, 1.5 घंटा पढ़ाई होने लगी। ये भी पॉसिबल था, है ना। रिजल्ट अच्छा आया, ये बहुत जरूरी है। नाउ विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। ओके, तो गाइडेड विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। जैसे आपने आंखें बंद करी, आपने डीप ब्रीथ किया और आपने देखा कि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो। ठीक है, वहां पे किताबें रखी हैं, नॉइस नहीं है, शोर शराबा नहीं है, आप मेमोराइज कर रहे हो, आप समझ रहे हो, ये आंसर आपको याद आ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने क्या समझा, जो फोकस है वो एनर्जी का कंसंट्रेशन है, करेक्ट है, ठीक है। और जो मल्टीटास्किंग है, आपको जो आपका फोकस है वो 40% हिलाता है, तो आपको वो नहीं करना। आपके ब्रेन वेव्स को समझना है। आपको फोकस करने के लिए क्या करना है? पोमोडोरो करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है, सिंगल टास्किंग करनी है और 3 सेकेंड टेस्ट लेना है। 3 सेकेंड टेस्ट क्या है? वो ब्रीथ वाला। ओके, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि अगर फोकस करोगे इस तरीके से और कॉन्फिडेंस लेकर आओगे और बिलीफ रहेगा, तो क्या पॉसिबल है? मतलब देयर इज नथिंग लाइक कि कुछ पॉसिबल नहीं है लाइफ में, सब कुछ पॉसिबल है। बस खुद पे विश्वास होना, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। एग्जाम आई विल क्लियर, अच्छे मार्क्स आई विल डू, डांस क्लास आई विल डू, ओके, प्रेजेंटेशन आई कैन डू, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और सच बताऊं, इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ सीखने की जरूरत है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम एन आर्टिस्ट, बट क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? है ना, बन सकती हूँ। अगर मैं पढ़ाई करूंगी, मैं सीखूंगी, किताबें पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, है ना, क्योंकि सबकी लर्निंग पावर्स अलग अलग है। तो इसलिए आपको अपनी लर्निंग पावर्स किसी और के लर्निंग पावर्स के साथ कभी कंपेयर नहीं करनी। हो सकता है मुझे डॉक्टर बनने में 5 इयर्स लगे और आपको डॉक्टर बनने में 3 इयर्स लगे, है ना। हम कोई गेम खेलें साथ में, आप जल्दी क्रैक कर जाओ गेम, मुझे वो गेम सीखने में टाइम लगेगा। तो कंपैरिजन है ही नहीं। बट अच्छी चीज पता है क्या है? बिलीफ हो, कॉन्फिडेंस हो, फोकस हो, ये सब सीखा जा सकता है, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो ये कभी नहीं सोचना कि मेरे अंदर ये है ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा।
ये कर ही नहीं पाऊंगी, किसी भी चीज के लिए नहीं बोलना, कोशिश जरूर करनी है ना। कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, कुछ एवरेज होंगी, कोशिश नहीं छोड़नी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप तो यहाँ पे सब बच्चे हो, आप सबके जो बड़े लोग हैं घर में, मम्मा हैं या पापा हैं, मैं उनका सेशन ले रही थी आपसे पहले, मतलब बहुत पहले। तो पता है मैंने उनको सेशन में क्या बात बताई कि मुझे केक बनाने नहीं आते थे। मैंने इतने केक खराब करे ना कोविड में सबको शौक चढ़ा था, केक बनाएंगे, इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, सांभर बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। मैंने भी ट्राई करी, बहुत ट्राई किए, मेरे सारे केक खराब हुए। और सोचो वो खराब केक टेस्ट कौन करता था? अमित सर, क्योंकि मेरे पास कोई और था ही नहीं केक टेस्ट कराने के लिए। तो अमित सर मुझे बोलते थे, अरे नहीं हो पा रहा है, मत करो, छोड़ दो। बट मैं फिर भी केक बनाना, मैंने बहुत सारे केक बनाने ट्राई किए, बट नहीं बने। लेकिन पता है एक टाइम के बाद आज क्या हुआ, आज मुझे केक बनाने आ गए अपनी बेटी के लिए। इसको केक खाने अच्छे लगते हैं, मैं कभी उसके लिए रागी का, कभी आटे का, जैगरी वैगरी मिला के मैं बना लेती हूँ। और सरप्राइजिंग है ना, अमित के लिए बनाए तो नहीं बने अच्छे, उसके लिए बनाए तो बन गए। लेकिन अच्छी चीज क्या थी, मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने बनाया, सीखा। हाँ, हो सकता है मुझे केक बनाना थोड़ा लेट आया हो, आपकी मम्मा ने एक ही बार में बेस्ट केक बनाया हो, पॉसिबल है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, बट ये कंपैरिजन में बस कभी नहीं जाना। ये एग्जाम्पल का मतलब यही है कि कंपैरिजन में कभी नहीं जाना। किसी का एग्जाम अच्छा होगा, किसी का नहीं होगा, इट्स ओके। हमें तैयारी पे काम करना है, हमें मेहनत पे काम करना है, हमारी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। और तैयारी अगर 19-20 भी है ना, तो कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए जब एग्जाम सेंटर में जाओ या कोई भी परफॉर्मेंस के लिए जाओ। ओके, सो आई होप सेशन अच्छा लगा हो, आई होप चीजें समझ में आई हो बहुत सारी, और बहुत कुछ सीखने को मिला हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंट्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट, और कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।